एवरीवन, मैं हूं जया घोष एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं स्टैंडर्ड पेपर का सेक्शन डी। इसके पहले सेक्शन ए बी सी मैंने सॉल्व कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट में भी पिन्ड है, तो वहां से जाके आप लोग इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। आज हम लोग सिर्फ सेक्शन डी को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी को सॉल्व करना। आपके सेक्शन डी में आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 5 मार्क्स ईच, और आपको 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस दी हुई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। करते हैं स्टार्ट सेक्शन डी को। क्वेश्चन नंबर 32, टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड। देखो, एक स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए 2 पाइप्स को यूज किया गया है। तो हम लोग सपोज कर सकते हैं कि एक पाइप P1 होगा, एक पाइप P2 होगा। ठीक है, ये स्विमिंग पूल है, इसको फिल करने के लिए 2 पाइप्स का यूज किया गया है। If the pipe of larger diameter used for 4 hours, सपोज P1 का जो है वो हमारा है लार्जर डायमीटर का। ठीक है, लार्जर डायमीटर का हमारा P1 है और स्मॉलर डायमीटर का हमारा P2 हो गया। स्मॉलर डायमीटर का P2 हो गया। ओके, इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज फॉर 4 hours एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 hours, ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड। देखो, P1 को स्टार्ट करेंगे सिर्फ 4 आवर्स के लिए और P2 को स्टार्ट किया है 9 आवर्स के लिए, तब जाके सिर्फ हाफ टैंक जो है फिल हो पाता है। ठीक है, फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली इफ द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स मोर। देखो, अगर पाइप P1 से x आवर्स लगते हैं तो पाइप 2 से कितने लगेंगे, x प्लस 10 आवर्स लगेंगे। यहीं पे तो कह रहा है ये कि if the pipe of smaller diameter takes 10 hours more, means x plus 10 hours लगेंगे। P1 से x लगा, P2 से x plus 10 hours लगेंगे। Then the pipe of larger diameter to fill the pool। ठीक है, तो हमें निकालना है कि सेपरेटली P1 कितना टाइम लेता है और सेपरेटली P2 कितना टाइम लेता है। अभी तो हमने दोनों को एक साथ चलाया है, जब हम सेपरेट चलाएंगे, P1 को चला दिया, हमें देखना है कितना टाइम लगा और उसमें फिर उस टाइम में 10 आवर्स को हम ऐड कर देंगे तो हमें P2 का टाइम पता चल जाएगा। चलो निकालते हैं। पहले हम लोग P1 के लिए टाइम निकालेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। अब इसको हम लोग आगे करते हैं। इसको हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में, लेट द टाइम टेकन बाय P1 बी x आवर्स। Let the time taken by P2, कितना हो जाएगा P2 के लिए, x plus 10 hours। ये हो गया। ठीक है, क्योंकि यही तो दिया हुआ था कि P2 जो है वो P1 से 10 hours मोड़ लेता है। ओके, देखो अब यहाँ पे 2 केसेस बन रहे हैं। केस 1 फॉर P1, अगर x इन x आर, ठीक है, ऐसे इन x आवर्स एक टैंक फिल होता है, एक टैंक फिल होगा। ठीक है, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1 आवर में कितना होगा, 1/x पार्ट फिल होगा, टैंक का 1/x पार्ट फिल होगा। और 4 आवर्स में कितना होगा, क्योंकि हमने P1 को तो हमने 4 आवर्स ही स्टार्ट किया है ना, 4 आवर्स चलाया है, तो 4/x हो जाएगा। ये इतना समझ में आया। अब हम लोग करते हैं P2 का केस देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पे केस 2 फॉर P2 पाइप। ठीक है, उसमें था इन x प्लस 10 आवर्स में एक टैंक फिल होता है, तो 1 आवर में कितना फिल होगा, 1/x प्लस 10 पार्ट ऑफ द टैंक। कैसे लिख देना एग्जाम में, पार्ट ऑफ द टैंक फिल होगा। ठीक है, और 9 आवर्स में, P2 के लिए हमें 9 आवर्स तो दिए हुए थे, तो 9 आवर्स में कितना होगा, 9/x प्लस 10, ये पार्ट फिल होगा आपका 9 आवर्स में। टैंक का इतना पार्ट हमारा 9 आवर्स में फिल होगा। ओके, अब देखो हमने P1 के लिए निकाल लिया, P2 के लिए निकाल लिया। अब देखो कि हमने P1 के लिए निकाला कि 4 आवर्स में 4/x पार्ट फिल होता है, और P2 के लिए हमने निकाला कि 9 आवर्स में 9x/10 आवर्स फिल होता है। बट ये दोनों मिलके कितना पार्ट फिल करते हैं, टैंक का 1/2 पार्ट फिल करते हैं।
ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 4/x प्लस 9/x प्लस 10 इज इक्वल टू 1/2 पार्ट। ओके, ये क्या है, ये 4/x पार्ट फिल हो रहा है, ये 9/x/10 पार्ट फिल हो रहा है 9 आवर्स में, और दोनों मिलके 1/2 पार्ट फिल करते हैं टैंक का। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, हमें इक्वेशन मिल गई, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले लो, x प्लस 10, अब यहाँ पे क्या जाएगा 4x प्लस 40, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू 1/2, इतना ठीक है। आगे देखो 13x प्लस 40, इसको मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस 10x, यही तो होगा, इज इक्वल टू 1/2। आगे सॉल्व करें, ये कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 26x 2 इंटू 13x 26x प्लस 80 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 10x। ओके, अब देखो x स्क्वायर 26 को इधर लेके आ जाओ, कितना आएगा -16x, कहां से हुआ 10x माइनस 26x माइनस 16x, फिर -80 इज इक्वल टू 0। अब ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग को सॉल्व करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे। देखो कैसे सॉल्व होगा, 80 को ऐसे फैक्टर में ब्रेक करो कि आंसर 16 आए, 24 80, 20 माइनस 4 16, ठीक है, तो मिल गया ना, सीधा सा आंसर था 20 और 4। देखो कैसे लिखेंगे, 20 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, कितना आएगा x माइनस 20 प्लस 4, यहां पर भी x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 एक ब्रैकेट में आ गया, x माइनस 20 एक ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। यहां से x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 20। x क्या थी हमारी, x हमारी थी कि पाइप 1 जो है वो x आवर्स में पूरा टैंक फिल करता है, तो हमें ये मिल गया कि x जो है पाइप 1 जो है वो 20 आवर्स में पूरा टैंक फिल करेगा। तो पाइप 2 कितने आवर्स में करेगा, 20 प्लस 10, x प्लस 10 आवर्स था ना, इट मीन्स पाइप 2 जो होगा वो हमारा 30 आवर्स में पूरा टैंक को फिल करेगा। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 32 में हमारा और पार्ट भी है, अब हम लोग आगे जो और पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, और पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। In a flight of 600 km, an aircraft was slowed down due to the bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour from its usual speed at the time of the flight increased by 30 minutes. ठीक है, find the scheduled duration of the flight. देखो क्या कह रहा है इसमें कि एक फ्लाइट को 600 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है, बट वेदर जो है वो बहुत खराब है, तो जो उसकी स्पीड है, उसकी स्पीड समझ लो कि उसकी एवरेज स्पीड x होगी, तो वो अपनी स्पीड से 200 किलोमीटर पर आवर कम चलता है। अगर उसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर है तो वो अपनी स्पीड से 200 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड से चल रहा है, इट मीन्स 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है वो, ठीक है। अब देखो स्पीड कम होगी तो टाइम तो बढ़ जाएगा ना, एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट, यही तो हुआ, इंक्रीज बाय 30 मिनट, स्पीड कम किया, उसकी टाइम जो है वो बढ़ गई। फाइंड द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, तो हमें शेड्यूल टाइम निकालना है कि अगर फ्लाइट जो है अपनी सेम स्पीड से चलता, जो उसका शेड्यूल्ड स्पीड है, जो उसका फिक्स स्पीड है, तो उस फ्लाइट का ड्यूरेशन कितना होता। अभी तो क्या है कि उसने अपनी स्पीड कम की है तो टाइम बढ़ गया है, बट वो पूछ रहे हैं कि अगर अपनी सेम स्पीड से चलता, जो उसकी एवरेज स्पीड होती है उससे चलता, तो फिर उसका टाइमिंग कितना होता, कितना टाइम लगता हमें एक जगह से लेकर दूसरी जगह में पहुंचने में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। गिवन है डिस्टेंस ना, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 600 किलोमीटर, इतना दिया हुआ है ना स्टार्टिंग में। लेट द
एवरेज स्पीड ऑफ द फ्लाइट बी x किलोमीटर पर आवर। तो देखो हमें यहाँ पे डिस्टेंस मिल गया, हमने यहाँ पे स्पीड को कंसिडर कर लिया। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है टाइम का फॉर्मूला। तो देखो यहां से कितना आ जाएगा 600, टाइम कितना हो गया जो ओरिजिनल टाइम लगने वाला था, हाँ ओरिजिनल टाइम 600 अपॉन x, यही तो हो गया, ये हमारा हो गया ओरिजिनल टाइम। ओके, बट क्या होगा, ऐसा तो ओरिजिनल टाइम होगा नहीं क्योंकि जो वेदर है वो खराब है, तो स्पीड जो है वो कम हो गई, टाइम इंक्रीज हो गया। देखो इसको आप कैसे रिलेट करेंगे हम लोग, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू टाइम जो होगा हमारा वो कितना होगा, ये जो टाइम हमारा ये ओरिजिनल टाइम था 600 अपॉन x, इसमें 30 मिनट ऐड हो गया, तो 30 देखो ये जो है वो आवर्स में है, 30 मिनट को अगर हम आवर्स में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 1/2 आवर आएगा। 1/2 कैसा है समझ में आया ना, 30 अपॉन 60, 30 मिनट अपॉन 60 मिनट इज इक्वल टू 1/2 आवर। ठीक है, तो यहां से आएगा वो 1/2 आवर, तो ये हो गई हमारी न्यू टाइम। ओके, लेकिन देखो ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन ऑल्सो फाइंड आवर न्यू टाइम। ठीक है, न्यू टाइम यहां से भी निकल सकता है, ऑल्सो न्यू टाइम इज इक्वल टू 600 अपॉन x माइनस 200, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, न्यू स्पीड कितनी है हमारी, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, फिक्स डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है x माइनस 200, ये भी तो हमारा न्यू टाइम, यहां से भी अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम यहां से भी न्यू टाइम निकाल सकते हैं। ओके, तो देखो न्यू टाइम का यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दोनों को इक्वेट करा सकते हैं, इक्वेट करा के x की वैल्यू निकाल दें, ये तो करना है हमें। चलो स्टार्ट करते हैं करना, यहां से लिख दो इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 2 क्या था हमारा, देखो इसको हम लोग कर दो इक्वेशन 1, इसको कर दो इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 हो गया। ओके, सो इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, 600 अपॉन x माइनस 200 इज इक्वल टू 600 अपॉन x प्लस 1/2, इतना ही तो किया। अब देखो यहां से, देखो एक गलती मत करना कि 600 को 600 से कैंसिल आउट कर दिया, नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है। ठीक है, जब पूरा एक ही होल अपन होता है ना तब हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस साइन दिया हुआ है। ओके, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, 600 अपॉन x माइनस 200, इस 600 को उठा के इधर ले आओ, x 600 अपॉन x इज इक्वल टू 1/2, 600 यहां से कॉमन ले लो, कितना बचेगा 1 अपॉन x माइनस 200 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1/2। देखो इसको ऐसे लिख दो, 1 अपॉन x माइनस 200 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1200। 1200 कहां से आया, 600 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया 2 से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक मेन इक्वेशन, इक्वेशन 3। अब हम लोग आगे इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले लो, x माइनस 200, ऊपर कितना आएगा x माइनस x प्लस 200, क्यों हुआ, क्योंकि साइन चेंज हो गया, बीच में माइनस साइन था इसीलिए माइनस x प्लस 200। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1200, x से x कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया, देखो देखो यहां पे क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 200 x, ठीक है, इंटू 200 इंटू 1200 कितना हो गया, ये 2400, 24 के बाद 40। ठीक है, इसको लिख लो, x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 24 विथ 40 इज इक्वल टू 0, इतना हुआ।
दिस इज योर इक्वेशन 3। अब हमें इसी इक्वेशन को आगे सॉल्व करना है। ओके 24 विद 40 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि फैक्टर में हमें 200 मिल जाए। देखो एक्स स्क्वायर 6 4 24 होता है और 6 माइनस 4 2 होता है। ठीक है तो माइनस 600x प्लस 400x माइनस 2400 24 विथ 40 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से x कॉमन ले लो, x माइनस 600 प्लस 400 कॉमन आ गया, यहां से भी x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया x प्लस 400 एक ब्रैकेट में आ गया, एक ब्रैकेट में मिल गया हमें x माइनस 600। ओके इतना समझ में आया। अब देखो कि जो हमारे आर्स थे, स्पीड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। यहां से हमें ये मिला ना x इज इक्वल टू माइनस 400 और x इज इक्वल टू 600, इतने तो मिला। तो अब देखो कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए ये वाला आंसर तो गलत हो गया। हम लोग इस वाले x इज इक्वल टू 600 को कंसिडर करेंगे और हमें निकालना क्या था यहाँ पे कि शेड्यूल्ड ड्यूरेशन निकालना था। ठीक है इट मींस हमें निकालना था टाइम। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ऊपर किया हुआ है वहां से देख लेना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 600, स्पीड अभी हमने निकाली है, एक्स हमारा क्या था, एक्स हमारा था एवरेज स्पीड। ठीक है स्पीड हमने निकाली है 600, डिस्टेंस हमारा 600 किलोमीटर था, ये हुआ हमारा 600 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से क्या आया, जो टाइम आया शेड्यूल टाइम वो आया हमारा 1 आवर। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है क्वेश्चन को फिर से पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको फिर से अपने आप से रिवाइज कर लेना। ओके क्वेश्चन नंबर 33। देखो क्वेश्चन नंबर 33 में ये है तो एक ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें हमें प्रूफ भी करना है, एक थ्योरम प्रूफ करने के लिए दे दिया है और उसके बाद जो प्रूफ होता है उसी का रिजल्ट प्रूफ करके हमें वो रिजल्ट हमें इस क्वेश्चन के ऊपर भी अप्लाई करना है। इट मीन्स कि आपके 2 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं बट उस क्वेश्चंस को इन्होंने एक करके दे दिया है। ठीक है देखो अब कैसे होगा, पहले हम लोग इसके प्रूफ पार्ट को करेंगे। Prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other 2 sides in distinct point, then the other 2 sides are divided in the same ratio। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल ABC है, BC के पैरेलल हमने एक DE ड्रॉ किया हुआ है, तो जो DE है ना वो अदर 2 साइड्स जो है इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इट मीन्स ये वाला पार्ट जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला जो AE है वो हमारा EC के बराबर हो जाएगा। हमें फाइनली यही प्रूव करना है कि जो अदर 2 साइड्स हैं उनका जो रेशियो है वो सेम है। ठीक है ये प्रूव करना है हमें। तो देखो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, स्टार्ट करते हैं जो हमें गिवन है, गिवन दैट DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। तो इन ट्रायंगल ADE, छोटा वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें और बड़े वाले ट्रायंगल ABC में पहले सिमिलैरिटी प्रूव कर दो। सिमिलैरिटी प्रूव करने से हमें क्या मिलेगा कि AD अपॉन AB मिल जाएगा, AE अपॉन AC मिल जाएगा। सिमिलैरिटी प्रूव करने से हमें ये मिलेगा। देखो इन ट्रायंगल ADE एंड ABC, छोटा वाला ट्रायंगल और पूरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो दोनों में एंगल A जो है वो हमारा कॉमन है। ठीक है एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC। ADE ये वाला ना, ये वाला एंगल जो है वो एंगल ABC के बराबर है। क्यों बराबर है, जब लाइन 2 लाइन को एक लाइन कट करती है तो इंटीरियर एंगल जो होते हैं ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है तो एंगल D और एंगल B जो है वो हमारा इंटीरियर एंगल है। सिमिलरली एंगल E जो है वो एंगल C के बराबर है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्योरम से ये हमारा बराबर है। ओके तो एंगल A, तो ये हमारा AAA। ठीक है इससे ये हमारा हो गया सिमिलर, जो सिमिलरिटी है वो प्रूफ हो गई, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई हमारी। तो हेंस एंगल ADE सिमिलर टू एंगल ABC। इससे हमें क्या मिला, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, यही तो मिलेगा। ओके होप ये समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में लिख के आना। अब देखो कि इन सिमिलर ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है दोनों हमने प्रूफ कर लिया कि ADE और ABC सिमिलर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो हमारी हमेशा सेम रेशियो में होती हैं। मींस AD
अपॉन ए बी, छोटे वाले का ए डी, बड़े वाले का ए बी, छोटे वाले का ए ई, बड़े वाले का ए सी। बट हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ तो करना है ए डी इज इक्वल टू डी बी और ए ई इज इक्वल टू ई सी, हमें वो प्रूफ करना है, ठीक है। हमें ये प्रूफ नहीं करना, हमें वो प्रूफ करना है, ठीक है, कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब देखो कि इन दोनों में से हमने इसको प्रूफ करने के लिए इसमें से हमने 1 को माइनस कर दिया, क्योंकि जब दो चीजें बराबर है और उसमें से दो इक्वल चीजें माइनस हो रही हैं तो इक्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ये हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है इक्वल डिवीजन लेमा वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। एलसीएम आ गया एडी, ए बी माइनस ए डी इधर आ गया ए सी माइनस ए ई अपॉन ए ई, ठीक है। अब देखो ए बी माइनस ए डी कितना होता है, ए बी में से ए डी माइनस कर देंगे, ये पूरा ए बी है, उसमें से अगर हम ए डी को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा हमारा, डी बी बच रहा है, डी बी अपॉन ए डी, डी बी अपॉन ए डी, यही तो हुआ। और इधर क्या हुआ, ई सी अपॉन ए ई सी अपॉन ए ई, यही तो हुआ। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यही तो प्रूफ करना था हमें, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। इट इज प्रूफ दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio. ओके, तो हमने सेम रेशियो प्रूफ करने के लिए क्या किया, पहले हमने दोनों ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी में सिमिलैरिटी प्रूफ कर दिया। वहां से हमें क्या मिल गया, सिमिलैरिटी प्रूफ करने के बाद कि ए डी जो है वो ए बी के ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी, ये हमें मिल गया था। फिर उसमें से हमने -1 दोनों तरफ -1 कर दिया। -1 करने के बाद हमें ये वाला इक्वेशन मिल गया और हमें यही प्रूफ करना था। ओके, सो दिस इज योर प्रूफ। अब ये प्रूफ हो गया, ये आपका एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसका आगे ये प्रूफ यूज करके हम लोग आगे वाले थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ओके, देखो इसमें क्या हमें प्रूफ करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि एक ट्रेपेजियम है, इसमें दो साइड्स जो हैं वो नॉन पैरेलल साइड है। इट मींस कि हमारा जो डीए है एंड सीबी है, ये हमारी जो है ये नॉन पैरेलल साइड है, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि एक लाइन जो है वो अगर डायगोनल को इंटरसेक्ट करती है जो कि बेस ए बी के पैरेलल है, तो बेस ए बी के पैरेलल कौन सी है, ईएफ है बेस ए बी के पैरेलल, और एसी यहाँ डायगोनल है। तो एसी जो डायगोनल है बीसी के पैरेलल एक लाइन है, वो उसको इंटरसेक्ट करती है पॉइंट जी पे। तो हमें प्रूव करना है कि जो नॉन डायगोनल साइड्स हैं ए डी और सी बी, वो उनका जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा। मीन्स वही वाली चीज हो गई कि हमें डीई अपॉन ए ई और सी एफ अपॉन बी एफ, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। इसको इसके बराबर करना है और इस वाले को इसके बराबर प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो कैसे होगा, लेट ए बी सी डी बी ए ट्रेपेजियम डी सी पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ इज ए लाइन पैरेलल टू डी सी, जो कि बेस के पैरेलल है लाइन डी सी एंड ए बी, ठीक है। जो ई एफ है वो डी सी और ए बी के पैरेलल है। टू प्रूव ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, बी एफ अपॉन सी एफ, एफ सी, ये तो प्रूफ करना है जो मैंने अभी बताया है। तो ज्वाइनिंग ए सी मीटिंग ई एफ इन जी, डायगोनल जो है उसको हम लोग पहले ज्वाइन कर देते हैं, वो इंटरसेक्ट करता है ई एफ को पॉइंट जी पे। ओके, ये इतना आपको कंस्ट्रक्शन करना है। अब देखो इसका प्रूफ, इन एडीसी वी हैव, एडीसी कौन सा होगा, एडीसी जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ईजी पैरेलल टू डीसी, समझ में आ रहा है ना, वही वाला थ्योरम यूज कर रहे हैं हम लोग कि एक ये जो ट्रायंगल है एडीसी, इसमें ईजी जो है वो है हो गया पैरेलल टू डीसी। अब जब पैरेलल हो गया तो ये देखो अभी हमने यही तो प्रूफ किया था, जबकि अगर एक ट्रायंगल में पैरेलल है, दो साइड कट कर रही है, तो ए ई अपॉन ई डी, यही तो आएगा, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी, यही तो अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था, ठीक है। तो कि ये जो ये वाली साइड है वो इसके बराबर हो जाएगी और ये साइड जो होगी वो इसके बराबर हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा हो गया हेल्स थ्योरम से इक्वेशन 1। आगे देखो, अब देखो सेम यही चीज हम लोग एबीसी ट्रायंगल में प्रूफ करते हैं कि यहाँ पे जो जीएफ है वो ए बी के पैरेलल है। तो यहाँ तो क्या मिल गया हमें, ये दिस अपॉन ये और ये दिस इज इक्वल टू ये, यही तो मिला,
ठीक है, AG अपॉन GC इज इक्वल टू BF अपॉन BC, ये हो गया थ्योरम, थियर्स थ्योरम से इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला हमें, AE अपॉन ED BF अपॉन CF FC, यही तो मिला फ्रॉम 1 एंड 2 से, क्योंकि ये जो बीच की लाइन थी ना AC, वो तो हमारी कॉमन लाइन थी। Hence it is proved that any line parallel to a parallel side of a trapezium divided the non-parallel sides proportionally। ठीक है, यही वाला प्रूव करना था। बिल्कुल सेम इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे एग्जाम में लिख के आना, आपके नंबर कहीं नहीं कटने वाले। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34, ड्यू टू हैवी फ्लड इन अ स्टेट thousands were rendered homeless। 50 schools collectively decide to provide place where the canvas for 1500 tents and share whole expenditure equally। 50 schools ने डिसाइड किया कि वो मिलकर 1500 टेंट बनाएंगे और जितना भी खर्चा आएगा उसको वो लोग इक्वली शेयर कर लेंगे। ठीक है, द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज सिलेंड्रिकल विद बेस रेडियस 2.8 मीटर। देखो, जो सिलेंडर जो कोनिकल होता है ना, टेंट होता है, उसका जो लोअर पार्ट होता है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेंडर होता है। तो इसका जो बेस रेडियस है वो कितना है, 2.8 है बेस रेडियस इसका। तो इट मीन्स जो हमारा कोन होगा उसका भी तो बेस रेडियस 2.8 हुआ। ठीक है, एंड हाइट 3.5 मीटर, जो सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई, 3.5 मीटर हो गई। और जो ऊपर वाला पार्ट है उसका रेडियस तो 2.8 ही रहेगा और जो उसकी हाइट है वो 2.1 मीटर है। ओके, इफ द कैनवस यूज्ड टू मेक द टेंट कॉस्ट ₹120 per meter square, फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल टू सेट अप द टेंट्स। तो देखो, पहले हम लोग एक टेंट की कॉस्ट निकाल लेंगे, उसको फिर 1500 से मल्टीप्लाई करके 1500 टेंट की कॉस्ट निकालेंगे, फिर जितनी टोटल कॉस्ट आएगी ना उसको 50 स्कूल्स में डिवाइड करना है, तो उसको 50 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एक स्कूल का पर स्कूल एक्सपेंडिचर कितना आया। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग कोन का जो है टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। जो टेंट बनेगा वो TSA पे तो बनेगा, टेंट सॉलिड तो है नहीं, टेंट TSA पे बनेगा, टोटल सरफेस एरिया पे बनेगा। और टेंट का TSA निकालने के लिए हम लोग को कोन का CSA और सिलेंडर का CSA ये निकालना पड़ेगा। ये निकाल के ऐड कर लो, क्योंकि जो टेंट है वो आपका सिलेंडर और कोन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर 2.8, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन जो ऊपर वाला पार्ट है वो भी 2.8 हो जाएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर 3.5, हाइट ऑफ द कोन 2.1 मीटर। तो देखो, अब यहाँ से CSA ऑफ द कोन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को L चाहिए। हमें R पता है, हमें H पता है। R क्या है, बेस ऑफ द कोन पता है, बेस रेडियस जो कोन का रेडियस है वो पता है, और कोन की जो हाइट है वो पता है। तो वहां से हमें स्लैंट हाइट ऑफ द कोन निकल जाएगी। वो हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें CSA ऑफ द कोन चाहिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, L इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R की वैल्यू पता है कितना है, 2.8, H की वैल्यू पता है कितना है, R 2.8 है, H पता है कितना है, 2.1 है। इसको सॉल्व करते हैं आगे। ओके, तो ये आपका L कितना हो गया, 2.8 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर। 2.8 का स्क्वायर करेंगे 7.84, 2.1 का स्क्वायर करेंगे 4.41, दोनों को ऐड कर देंगे 12.25, इसका अंडर रूट ले लेंगे 3.5। तो हमें यहाँ से L की वैल्यू पता चल गई 3.5 मीटर। अब एरिया ऑफ कैनवस यूज टू मेक वन टेंट, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH होता है। यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो फॉर्मूला लिख लेना 2πRH, और यहाँ पे क्या होता है, πRL होता है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। एक काम करना, फॉर्मूला को लिख के आना। 2πR की वैल्यू में पता है 2.8 है और H की वैल्यू 3.5 गिवन है। यहाँ पर भी पाई हो गया। R की वैल्यू हमने पता है 2.8 है और L अभी हमने निकाला है ऊपर से 3.5 है। तो अब यहाँ पे पाई की वैल्यू जो लेना ना, वो आप लोग 22/7 ले लेना। क्यों ये वैल्यू लेना, क्योंकि देखो यहाँ पे 2.8 है, यहाँ पे 3.5 है, पाई वहां से आपका कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो इसको जब हमने सॉल्व किया ना तो हमारा आंसर आया 61.6 और 30.8 मीटर। तो हमारे ये दोनों को ऐड करके कितना हो गया, CSA ऑफ कोन। एक कोन को बनाने के लिए कितना कैनवस रिक्वायर्ड होगा, 92.4 मीटर स्क्वायर कैनवस रिक्वायर्ड होगा। अब हम इसको 1500 से मल्टीप्लाई करके हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि 1500 टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवस रिक्वायर्ड होगा। ये तो हमारा आ गया 92.4 फॉर वन टेंट। ओके,
कॉस्ट ऑफ 1500 टेंट्स एट ₹120 पर स्क्वायर मीटर। तो 1500 इंटू 120, क्योंकि देखो ये था कि हमारा 92.4 लगा था एक टेंट का कैनवस और 92.4 मीटर स्क्वायर, और ये कह रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो है आपका 120 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो पहले तो हम एक टेंट का कॉस्ट निकालेंगे ना यहां से मल्टीप्लाई करके, उसके बाद फिर उसको 1500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमें पूरे 1500 टेंट बनाने में कितना कपड़ा लगा है, जो कैनवस लगा है, उसकी कॉस्ट जो होगी वो निकल गई। और फिर इसको 50 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो हमें पता चल जाएगा कि एक स्कूल के ऊपर कितना कॉस्ट बैठा। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा है, बहुत सोच समझ के बहुत आराम से कैलकुलेशन करना, वरना क्या होगा कि एक कैलकुलेशन एक नंबर में मिस्टेक और पूरा आंसर गलत हो जाता है। ओके, तो बहुत ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 34 में आपका और पार्ट भी है, इसके बाद हम लोग इसका और पार्ट सॉल्व करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 34 का और पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 में आपका और पार्ट भी दिया हुआ था, अब हम लोग और पार्ट सॉल्व करेंगे। देयर आर 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। From the top face of the first cube, a hemisphere of diameter equal to the side of the cube is scooped out. तो इसमें क्या किया है कि जो आपका क्यूब बना हुआ है उसमें से हेमीस्फेयर को इन्होंने स्कूप आउट कर लिया है, निकाल लिया है। दिस हेमीस्फेयर इज इन्वर्टेड एंड प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द, इसको यहां से निकाल के इन्होंने इसको दूसरे वाले क्यूब के ऊपर रख दिया है, क्योंकि दोनों क्यूब जो थे वो हमारे आइडेंटिकल हैं। इट मीन्स जो इनकी साइड है ये जो है ये आपकी है 7 सेंटीमीटर। ओके, दिस हेमीस्फेयर इज इन्वर्टेड एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द सेकंड क्यूब सरफेस टू फॉर्म अ डोम। तो ये आपका बन गया डोम, यहां से स्कूप आउट करके दूसरे वाले क्यूब के ऊपर बैठा दिया, तो दूसरा वाला क्यूब जो है वो आपका डोम बन गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 2 न्यू सॉलिड्स फॉर्म। तो एक ये सॉलिड बना, 2 क्यूब थे, 2 क्यूब में से एक से हमने निकाला हेमिस्फेरिकल शेप में स्कूप आउट किया और उसको दूसरे क्यूब के ऊपर हमने बैठा दिया, तो 2 हमारे सॉलिड्स बन गए डिफरेंट शेप्स के। वो पूछ रहे हैं कि दोनों सॉलिड्स का जो टीएसए बनेगा, इसको समझ लो ये हो गया आपका S1, ये हो गया आपका S2। तो दोनों सॉलिड्स का जो टीएसए बनेगा इसका हमें टीएसए का रेशियो निकालना है, दोनों टीएसए का रेशियो निकालना है। देखो कैसे निकलेगा, पहले हम लोग करेंगे टीएसए ऑफ S1, टोटल सरफेस एरिया ऑफ S1, ठीक है। देखो क्यूब का जो है, क्यूब में आपकी 5 साइड्स तो एज इट इज है, तो ये तो आपको हो गया 5a²। इसमें तो हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, हमने छेड़छाड़ कहाँ की है, 6 साइड है वहां पे, वहां से हमने स्कूप आउट किया हुआ है। तो देखो वो कितना हो गया, 6 साइड आपकी कितनी हो गई, a² हो गया, a² माइनस ये स्कूप आउट किया है, कितना सर्किल होता है ना, ये हेमिस्फेयर का जो बेस होता है वो आपका सर्किल होगा, तो माइनस πr² प्लस हेमिस्फेयर का CSA कितना होगा वो 2πr²। ये समझ में आया। देखो ये यहां से समझो कि ये आपका 6 वाला था, क्यूब का 6 वाला था, और इसमें से हमने इस सर्किल को जो है वो स्कूप आउट कर लिया, तो ये वाला पोर्शन ना, ये पोर्शन आपका रह गया, यही वो पोर्शन है जो हमने यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। और प्लस 2πr², 2πr² कहां से आया, ये हमारा हेमिस्फेयर का CSA निकाल लिया, तो वहां पे गड्ढा हो गया ना, उस गड्ढे का जो CSA है, उस गड्ढे का जो एरिया है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5a² प्लस a² 6a², यह हो गया आपका 6a² प्लस माइनस πr² प्लस 2πr², तो कितना हो गया, ये πr² हो गया। ओके, इतना हो गया। अब देखो TSA निकालेंगे हम, जो S2 है उसका, इसमें देखो क्या होगा, इसमें भी 5a² तो एज इट इज है, क्योंकि 5 साइड के साथ हमने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है, प्लस ऊपर वाला देखो, ऊपर वाले में भी सेम चीज है कि a² माइनस πr²। क्यों करेंगे माइनस πr², क्योंकि जो πr² का जो एरिया है उसको तो जो हमने वो बैठाया हुआ है ऊपर हेमिस्फीयर, उसको कवर किया हुआ है,
तो सिर्फ इतना ही पोर्शन तो रहा हमारा पेंट करने के लिए, टीएसए के लिए सिर्फ इतना ही पोर्शन तो रह गया, तो ये हो गया। और प्लस जो हमने डोम बैठाया है ऊपर से, ये जो बैठाया हुआ है, अगर हम पेंट की बात करेंगे तो ये जो हमने डोम बैठाया हुआ है इस पे तो पेंट होगा, तो कितना हो गया ये 2πr², सेम आ गया 6a² प्लस πr², ये भी तो यही आंसर आया। तो अब देखो रेशियो निकालना है हमें, फर्स्ट पोर्शन में पूछा है रेशियो, तो TSA S1, TSA ऑफ S1 अपॉन TSA ऑफ S2, कितना है TSA ऑफ S1 हमारा 6a² प्लस πr², TSA ऑफ S2 कितना है 6a² प्लस πr², तो कितना हो गया ये 1/1। इट मीन्स जो रेशियो है वो कितना आ गया 1:1 आ गया। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो रेशियो निकालना था, तो कितना हो गया ये 1:1। अब हम लोग करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है देखो जरा, वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड फॉर्म्ड, तो हमें यहाँ पे निकालना है वॉल्यूम, दोनों जो सॉलिड्स हैं इनका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, चलो वॉल्यूम निकालते हैं। ये आपका हो गया सॉलिड 1 अगेन, और ये आपका हो गया सॉलिड 2। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1, वॉल्यूम ऑफ S1 कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा, कितना होता है वॉल्यूम A³ होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। हाँ, और फिर उसमें से हमने इस क्यूब आउट कर लिया, तो उस वॉल्यूम में से 2/3 हेमिस्फेयर को हमने निकाल दिया। ओके, तो 2/3 πr³। पूरा सॉलिड बना हुआ था, जो वॉल्यूम था क्यूब क्या, वो पूरा एक सॉलिड क्यूब था, उसमें से हमने 2/3 πr³ हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है वो हमने निकाल दिया, तो इतना ही तो निकलेगा बस। ओके, अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 2, अब यहां से निकाला तो इसके ऊपर आके रख दिया, ये तो क्वेश्चन में कह रहा था, तो ये कितना हो गया, सिंपल प्लस कर दो, कितना हो गया 2/3 a³ प्लस 2/3 πr³। ओके, अब देखो वैल्यू पुट करो, हमें a की वैल्यू पता है 7 दिया हुआ है, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से देखो a हमें दिया है क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर, r कितना हो जाएगा, r जो होगा वो 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी वैल्यू पुट करो, इसमें भी वैल्यू पुट करो, और देखो कितना आंसर आ रहा है दोनों का, क्योंकि हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड। ओके, देखो कैसे करेंगे, VS1 कितना हो गया 7 का क्यूब माइनस 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा 1519/6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 253.1 सेंटीमीटर क्यूब। चेक कर लेना, आंसर यही होगा, कैलकुलेट कर लेना, आंसर यही आएगा। अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम फॉर सॉलिड 2। ठीक है, उसमें भी हम लोग सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। VS2 इज इक्वल टू 7 क्यूब प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, तो इसका आंसर आएगा 432.8 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन कर लेना, पूरा मैंने लिख दिया है, कैलकुलेशन करके देख लेना, आंसर यही आएगा इसका। तो हमने यहाँ पे रेशियो निकाल दिया फर्स्ट पार्ट में दोनों सॉलिड्स का, और सेकंड सॉलिड में हम लोग ने दोनों सॉलिड जो बने हुए थे उसका हमने वॉल्यूम निकाल दिया। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 34 और पार्ट। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। हमें मीडियन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। देखो ये x है और ये y है, तो हमें इस x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग इसी टेबल में इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ठीक है,
कैसे निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? देखो जो पहला वाला फ्रीक्वेंसी है वो तो 2 ही रहेगा, दूसरा वाला कितना हो जाएगा 2 + 5 7, फिर क्या हो गया 7 + x, थर्ड क्या हो गया 7 + x, फोर्थ क्या हो गया 19, 7 + 12 19, 19 + x, 19 + 17 36, 36 + x, 36 + 20 56 + x। फिर आगे देखो, अब यहाँ पे y आ गया तो क्या हो गया ये 56 + x + y, फिर कितना आया 56 और 9 65, 65 + x + y, 65 + 7 72 + x + y, और ये 72 + 4 76 + x + y। तो ये हमने निकाल दिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो आगे कैसे करते हैं इसको। जो हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी, इसको अगर हम ऐड करेंगे ना तो ये हमारा 100 है, ये आपका ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी हमारी जो है वो 100 है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये टोटल फ्रीक्वेंसी जो है ये हमें दी हुई है 100, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, और ये कितने के इक्वल आया 76 + x + y। तो कितना लिख देंगे इसको हम 76 + x + y = 100, x + y = 100 - 76 = 24। अब ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा जो मीडियन है, ठीक है, जो मीडियन है वो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना दिया हुआ है 525 है। तो मीडियन क्लास कौन सा होगा, मीडियन क्लास हमारा इसी में तो लाई करेगा, इस वाले क्लास में 500 to 600 के बीच में हमारा मीडियन क्लास लाई करेगा। ठीक है, तो हमारा जो मीडियन क्लास होगा वो क्या हो जाएगा 500 से 600 के बीच में लाई करेगा। ओके, तो यहां से L जो होगा वो हमारा हो जाएगा 500। इतना समझ में आया? अब फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमें सारी वैल्यूज मिल गई है, इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। इस मीडियन क्लास के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग एक ऊपर वाली लेते हैं ना, तो ये हो जाएगी हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF = 36 + x। इस मीडियन क्लास के लिए 500 to 600 मीडियन क्लास के लिए हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा उसके ऊपर वाली लेते हैं, तो दिस इज आवर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, एक चीज और देखो कि हमें n दिया हुआ था 100, तो n/2 हमारा हो गया 50, 100/2 50, कितना हो गया, और f हमारा कितना हो गया सेम मीडियन क्लास के लिए, f हमारा हो गया 20। तो हमने सारा डेटा निकाल लिया। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मीडियन = L + n/2 - CF into H upon F। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब देखो सारी वैल्यूज पुट करो इसमें, मीडियन हमें ऑलरेडी गिवन है 525। ओके, L हमने निकाला है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, कितना आया था 500 आया था, n/2 यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट कर देना, n/2 कितना आया था हमारा 50 आया था, CF आया था 36 + x, तो कितना हो जाएगा -36 - x। यहां से H आई थी हमारी 100 ऑलरेडी गिवन था, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी जो आया था वो है 20। ठीक है, तो अब ये देखो कि 525 - 500, इस 500 को आके इधर माइनस कर दो, कितना बचेगा यहाँ पे 25 बचेगा, = देखो यहां से ये कट के यहाँ भी 5 आ गया। ओके, कितना हो गया ये 14 - x × 5, ये तो हुआ। अब ये 5 जो है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना बचा ये 5 = 14 - x, x = 14 - 5 = 9। x की वैल्यू हमें पता चल गई 9 है, और हमने निकाला क्या था x + y = 24, ये हमने निकाला था इक्वेशन 1 में, याद है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, 9 + y = 24
y इज इक्वल टू 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 15। तो दिस इज योर y। तो क्वेश्चन में ये था कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, हमने x निकाला, x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 15 आ गई। देखो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, लेकिन हमेशा याद रखो कि स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो इजी होते हैं, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन भले ही 5 नंबर में आता है लेकिन क्वेश्चंस इजी होते हैं। अगर आपने एक बार भी एक क्वेश्चन को कर लिया ना तो आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये था आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी में हम लोग ने टोटल 6 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सेक्शन ए बी सी का लिंक ऑलरेडी पिन्ड है, वहां से जाके आप लोग देख लेना। अगर वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अब हम लोग बहुत जल्दी बेसिक्स के क्वेश्चंस पेपर को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।